है मेरा। जो लोग हर इम्तिहान में टॉप करते हैं या फिर आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर बन जाते हैं, क्या वो हमसे आपसे कुछ अलग होते हैं? मतलब क्या उनके पास कोई सुपर ब्रेन होता है? क्योंकि हमारे हाथ जो जानकारी लगे है वो तो कुछ और ही कहानी बताती है। इनके पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जिसे वो हर रोज बिना चूके फॉलो करते हैं। और यही आज की हमारी पड़ताल का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। हम अक्सर क्या करते हैं, हम सफलता को किसी एक बड़ी घटना या कह लीजिए टैलेंट का नतीजा मान लेते हैं। लेकिन इन स्रोतों की माने तो सफलता एक सिस्टम बनाने का नाम है। छोटी छोटी लगभग बोरिंग लगने वाली आदतों का एक ऐसा मजबूत ढांचा जो आपको तब भी आगे बढ़ाता है जब आपका मन बिल्कुल ना हो। तो आज हम इसी सिस्टम का, इन टॉपर्स की दिनचर्या का एक तरह से एक्सरे करने वाले हैं। बिल्कुल। तो हमारा मिशन साफ है। सुबह की पहली चाय से लेकर रात की नींद तक हम उन आदतों की तह तक जाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आदतें सिर्फ आदतें नहीं, बल्कि पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन की नींव कैसे हैं। तो चलिए इस सिस्टम को डिकोड करना शुरू करते हैं। तो सिस्टम का पहला पुर्जा, सुबह की शुरुआत। हमारी पड़ताल में जो पहली और सबसे मजबूत बात सामने आई वो है दिन को शुरू करने का तरीका, और इसमें सुबह जल्दी उठने की बात है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात थोड़ी खटकती है। समाज में सुबह 4 बजे उठने का एक वो जुनून सा है। क्या ये वाकई इतना जरूरी है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग मुझे लगता है गलती कर जाते हैं। इन स्रोतों के अनुसार असली फोकस कब उठते हैं इस पर नहीं, बल्कि कैसे उठते हैं इस पर है। एक इंसान जो 7 बजे उठकर भी पहले 15 मिनट अपने दिन को सही दिशा देता है, वो उस इंसान से कहीं बेहतर है जो 4 बजे उठकर सीधे सोशल मीडिया के अंतहीन स्क्रॉलिंग में खो जाता है। हाँ, ये तो होता है। तो यहाँ असली खेल है उठते ही मोबाइल को छूने के बजाय खुद से जुड़ने का। खुद से जुड़ना मतलब, इसका क्या मतलब है? क्या ये किसी तरह की मेडिटेशन की बात हो रही है? कुछ हद तक हाँ, पर इसमें बताई गई आदतें बहुत सीधी सादी हैं। जैसे 5-10 मिनट बस गहरी सांसें लेना, या शरीर को हल्का सा स्ट्रेच करना, या सिर्फ उन 3 चीज़ों के बारे में सोचना जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। ये आदतें आपके दिमाग के फाइट और फ्लाइट मोड को बंद करके उसे शांत और फोकस्ड मोड में ले आती हैं। ये दिन शुरू होने से पहले ही अपने दिमाग को सही पटरी पर लाने जैसा है। ठीक है, तो दिमाग की गाड़ी पटरी पर आ गई। अब अगला स्टेशन आता है पढ़ाई का। अक्सर ये कहा जाता है कि सुबह का समय सबसे अच्छा होता है। क्या इसका कोई ठोस कारण भी है? हाँ, बिल्कुल। इसका एक सीधा सा न्यूरोलॉजिकल कारण है। रात की गहरी नींद के दौरान हमारा दिमाग एडेनोसिन नाम के एक न्यूरोट्रांसमीटर को साफ कर देता है। यही एडेनोसिन है जो दिन भर में जमा होकर हमें थका हुआ और सुस्त महसूस कराता है। सुबह के समय ये मानसिक शोर सबसे कम होता है। आपकी एनालिटिकल क्षमता, मतलब चीजों को समझने और जोड़ने की ताकत, अपने चरम पर होती है। इसीलिए समझदार छात्र इस समय का इस्तेमाल रट्टा मारने के लिए नहीं, बल्कि सबसे मुश्किल और नए कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए करते हैं। मतलब सुबह का दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह है, लेकिन अगर उस सुपर कंप्यूटर को पावर ही ना मिले तो? मुझे लगता है कि हमारी पड़ताल का अगला बिंदु इसी पावर सप्लाई के बारे में है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ एक बहुत मजबूत लाइन है, स्वस्थ शरीर के बिना तेज दिमाग संभव नहीं। और ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है। सफल छात्र इस बात को समझते हैं कि उनका दिमाग उनके शरीर से अलग नहीं है। इसलिए हल्का लेकिन पोषक तत्वों से भरपूर नाश्ता, जंक फूड से परहेज और शरीर को हाइड्रेटेड रखना, ये सब उनकी परफॉर्मेंस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। ये कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, बल्कि तैयारी का ही एक जरूरी हिस्सा है। ये बात मुझे काफी दिलचस्प लगी। हम अक्सर सेहत को पढ़ाई से अलग करके देखते हैं, लेकिन यहाँ तो इसे तैयारी का एक टूल माना जा रहा है। खैर, अब दिन के सबसे मुश्किल हिस्से पर आते हैं, जब असल में पढ़ाई करनी होती है। यहाँ एक लाइन ने मेरा ध्यान खींचा। ये छात्र मूड के हिसाब से नहीं, टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ते हैं। लेकिन ये कहना बहुत आसान है। असल में जब पढ़ने का बिल्कुल मन ना हो तो सिर्फ टाइम टेबल को देखकर खुद को मजबूर करना, क्या ये बर्नआउट का कारण नहीं बन सकता? क्या इस पर कुछ कहा गया है? यह एक बहुत ही जरूरी सवाल है, और इसका जवाब क्वांटिटी और क्वालिटी के फर्क में छिपा है। टाइम टेबल का मतलब खुद को 8 घंटे तक कुर्सी से बांधकर रखना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है अपने समय को सही तरीके से मैनेज करना। इसमें बताई गई तकनीक बहुत असरदार है।
हर 45-50 मिनट की पढ़ाई के बाद 10 मिनट का ब्रेक। अच्छा। यह दिमाग को ताज़ा रखता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे हम कोई भारी वजन उठाते हैं तो हर सेट के बीच में आराम करते हैं। दिमाग भी एक मांसपेशी की तरह है, उसे भी रिकवरी का समय चाहिए, नहीं तो मानसिक चोट लग सकती है। तो टाइम टेबल अनुशासन के लिए है, सजा के लिए नहीं। और शायद इसी अनुशासन का एक हिस्सा मोबाइल को दूर रखना भी है। बिल्कुल। वो मोबाइल को दुश्मन नहीं बल्कि एक टूल समझते हैं, जिसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर ही किया जाता है। पढ़ाई के समय नोटिफिकेशन बंद रखना या फोन को दूसरे कमरे में रखना एक छोटी सी आदत है, लेकिन यह ध्यान भटकने की सबसे बड़ी वजह को ही खत्म कर देती है। यह विल पावर का टेस्ट नहीं है, यह अपने माहौल को अपनी जीत के लिए डिजाइन करना है। यहाँ से हम उस हिस्से पे आते हैं जिसे हमारी पड़ताल में सफलता का असली रहस्य कहा गया है, और वो है रिवीजन और प्रैक्टिस। हम सब जानते हैं कि रिवीजन जरूरी है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग इसे टालते रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि रिवीजन हमें हमारी कमियों का आईना दिखाता है, और कोई भी अपनी कमियां देखना पसंद नहीं करता। सफल छात्र इस प्रक्रिया को अलग नजरिए से देखते हैं। उनके लिए रोजाना रिवीजन करना, मॉक टेस्ट देना और अपनी गलतियों का रिकॉर्ड रखना, ये सब पढ़ाई का हिस्सा है। लेकिन जो चीज उन्हें बाकियों से अलग करती है वो है गलतियों के प्रति उनकी मानसिकता। अच्छा, ये तो सुनने में दिलचस्प लग रहा है। गलतियों के बारे में उनकी क्या सोच होती है? यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है मानसिकता का। ज्यादातर लोग गलतियों को अपनी काबिलियत पर एक दाग की तरह देखते हैं, और इससे उनका आत्मविश्वास कम होता है। लेकिन इन स्रोतों के अनुसार सफल छात्र गलतियों को सिर्फ एक डेटा पॉइंट मानते हैं। ये डेटा उन्हें बताता है कि उनकी तैयारी की प्रक्रिया में कहाँ कमी है, क्या कॉन्सेप्ट समझने में कमी है, सवाल ध्यान से पढ़ने में, या फिर टाइम मैनेजमेंट में। वो इसे व्यक्तिगत विफलता नहीं बल्कि अपने सिस्टम का एक बग मानते हैं जिसे ठीक किया जा सकता है। वाह, ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। मतलब गलती करना बुरा नहीं है, गलती से सीखना नहीं वो बुरा है। आपने एकदम सही समझा। मैं तो हमेशा अपनी गलतियों को छुपाने या भूलने की कोशिश करती थी, लेकिन इस नजरिए से देखें तो गलतियों की एक लॉग बुक बनाना शायद सबसे जरूरी कामों में से एक है। बिल्कुल। वो मिस्टेक नोटबुक उनकी सबसे कीमती किताब बन जाती है, क्योंकि वो उन्हें ठीक ठीक बताती है कि कहाँ सुधार करना है। ये डर को सीखने के एक शक्तिशाली औजार में बदल देता है। लेकिन ये सब सुनने में जितना अच्छा लगता है, करने में उतना ही मुश्किल होगा। तैयारी के दौरान तनाव, डर, थकान, ये सब तो आते ही हैं। क्या सफल छात्रों को ये सब महसूस नहीं होता? बिल्कुल होता है। वो भी इंसान है। फर्क ये है कि वो इन भावनाओं से भागते नहीं, न ही उन्हें नजरअंदाज करते हैं। वो इसे एक सिग्नल की तरह देखते हैं कि अब दिमाग को एक ब्रेक की जरूरत है, और उनके तरीके बहुत ही सरल हैं। थोड़ा टहल लेना, अपना पसंदीदा संगीत सुन लेना, या किसी दोस्त या परिवार वाले से बस 10 मिनट बात कर लेना। ये छोटी छोटी गतिविधियां दिमाग के लिए रीसेट बटन की तरह काम करती हैं। यहाँ एक बहुत गहरी बात कही गई है। मानसिक शांति भी एक तैयारी है। हम अक्सर सिलेबस पूरा करने, टेस्ट देने में इतने उलझे रहते हैं कि ये भूल जाते हैं कि अगर दिमाग ही शांत नहीं है तो पढ़ी हुई कोई भी चीज अंदर नहीं जाएगी। हम अपने फोन की बैटरी 10% होने पर चार्जर ढूंढने लगते हैं, लेकिन अपनी मानसिक बैटरी को 1% तक निचोड़ते रहते हैं। सफल छात्र अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अकादमिक सफलता की नींव वहीं से शुरू होती है। ठीक है, दिन भर की पढ़ाई और तनाव प्रबंधन हो गया, अब दिन खत्म हो रहा है। आमतौर पर लोग इस समय थककर टीवी देखते हैं या सो जाते हैं, लेकिन यहाँ एक और आदत का जिक्र है, सेल्फ रिव्यू या आत्ममंथन। क्या ये दिन भर के गलतियों पर अफसोस करने जैसा नहीं है? इससे तो और चिंता बढ़ सकती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अफसोस करने के बारे में नहीं है, ये सुधार करने के बारे में है। ये सिर्फ 5 मिनट की एक प्रक्रिया है जिसमें वो खुद से 3 सीधे सवाल पूछते हैं। आज मैंने क्या नया सीखा जो कल तक मुझे नहीं पता था? आज मुझसे कहाँ चूक हुई? और कल मैं ऐसा क्या एक काम कर सकता हूं जिससे मेरा दिन आज से बेहतर हो? ये प्रक्रिया दिमाग को समस्याओं पर नहीं, समाधानों पर केंद्रित करती है। ये अगले दिन के लिए एक स्पष्ट दिशा देती है, ताकि सुबह उठकर ये ना सोचना पड़े कि आज क्या करना है। मतलब ये अगले दिन के सॉफ्टवेयर को रात में ही इंस्टॉल करने जैसा है। और यहाँ एक और छोटी पर बहुत ताकतवर आदत बताई गई है, सोने से ठीक पहले मोबाइल नहीं बल्कि अपने लक्ष्य को देखना या उसके बारे में सोचना। हाँ, क्योंकि आप जिस विचार के साथ सोते हैं, आपका अवचेतन मन रात भर उसी पर काम करता है। मोबाइल की नीली रोशनी और अंतहीन कंटेंट आपके दिमाग को उत्तेजित करता है और नींद की गुणवत्ता खराब करता है।
वहीं अपने लक्ष्य के बारे में सोचना आपके दिमाग को एक शांत और केंद्रित अवस्था में ले जाता है, जो गहरी नींद के लिए जरूरी है। और यहाँ हम इस सिस्टम के आखिरी और शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाले हिस्से पर आते हैं, नींद। इस हसल कल्चर में तो कम सोना एक मेडल की तरह देखा जाता है। लोग गर्व से बताते हैं कि वो सिर्फ 4-5 घंटे सोते हैं, लेकिन हमारी पड़ताल इस सोच को पूरी तरह से खारिज करती है। पूरी तरह से, क्योंकि ये विज्ञान के खिलाफ है। इस खंड का अंतिम वाक्य शायद पूरी चर्चा का सबसे ताकतवर वाक्य है। थका हुआ दिमाग कभी सफल नहीं होता। नींद सिर्फ शरीर की थकान मिटाने के लिए नहीं है, ये दिमाग के लिए एक डीफ्रैगमेंटेशन प्रोसेस की तरह है। जैसे हम कंप्यूटर को डीफ्रैग करते हैं ताकि वो तेज चले, सही। वैसे ही नींद दिमाग में दिन भर की बिखरी हुई जानकारी को व्यवस्थित करती है। जो जरूरी है उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करती है और जो कचरा है उसे डिलीट कर देती है। तो बिना पर्याप्त नींद के हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसका एक बड़ा हिस्सा दिमाग में टिकेगा ही नहीं। बिल्कुल। 6 से 8 घंटे की गहरी नींद के बिना याददाश्त, एकाग्रता और समस्या को सुलझाने की क्षमता सब पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए कम सोना कोई बहादुरी नहीं, बल्कि अपनी ही तैयारी को सैबोटेज करना है। नींद इस सिस्टम का अनदेखा लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? अगर हम इन सभी आदतों को एक साथ देखें तो ये कोई जादू नहीं लगता। ये बस 3 चीजों का एक कॉम्बिनेशन है। अनुशासन, यानी जो तय किया है उसे करना, चाहे मन हो या न हो। निरंतरता, यानी उसे हर रोज करना। और खुद पर यकीन, यानी ये विश्वास कि ये सिस्टम काम करेगा। और शायद सबसे बड़ा संदेश ये है कि सफलता सिर्फ घंटों की पढ़ाई से नहीं, इन छोटी छोटी आदतों को बनाने से मिलती है। इसमें एक बहुत ही शक्तिशाली विचार दिया गया है, अगर आज अपने दिन का सिर्फ 1% भी सुधार लेंगे तो आने वाला कल 100% बदल सकता है। हमें सब कुछ एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटी सी आदत को चुनकर उसे सुधारना भी एक बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। ये छोटे कदमों की ताकत है। और इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। इस पूरी दिनचर्या और सिस्टम को समझने के बाद वो कौन सी एक छोटी सी आदत है जिसे अपनाना या सुधारना किसी की भी तैयारी और जीवन में सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकता है?